Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो एक रहेगी इमेज बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड और साथ में किस प्रकार से उनसे और प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं इमेज बेस्ड से कि लाइक ये इसका वर्क क्या है, ये कहाँ पे काम आता है, ये तो वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि भाई जो इमेज दिखी उनके मैंने आपको इमेज बता दी और वो बस नेक्स्ट एमसीक्यू अपन करेंगे। ठीक है, उनका यूज़ भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इमेज बेस के साथ में यूज़ देके आपको इमेज बेस पूछ ले कि भाई ये इमेज या फिर ये यूज किसके द्वारा किया जा सकता है। लाइक जैसे वेजाइनल स्पेकुलम होता है तो उसका क्या रोल है, तो आपको रोल देके आपको पूछ ले कि ये कौन करेगा। ठीक है, और आपको जो है बता देते हैं कि हम टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। जो आप आरएनसीसी का जो लोगो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से आरएनसीसी की ऐप को। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोट सेट के लिए टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर मॉर्निंग टेस्ट, मॉर्निंग में एक टेस्ट लाइव रखता है, एक टेस्ट लाइव रहता है इवनिंग में। इसके बाद में एवरी सैटरडे और एवरी संडे को हम क्या करते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें टॉपिक वाइज भी रहेगा, सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा और नोट सेट के अकॉर्डिंग पेपर भी हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट कितने हैं, मोर देन 150 टेस्ट टोटल अपने यहाँ पे रखे गए हैं। प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी गई है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू कुछ इस प्रकार है आपके सामने, इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो इज, नीचे दिए गए इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, राइनोस्कोप, सिगल्स न्यूमेटिक स्पेकुलम, ऑटोस्कोप या फिर अरेज स्पेटुलम। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है, आपको एक कफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पे देखिए एक स्कोप जैसा कुछ लगा हुआ है आपके, और ये क्या है, हैंडल इसका। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो ये क्या है, कौन सा स्कोप है, ये क्या है अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सीगल्स न्यूमेटिक स्पेकुलम। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, सीगल्स न्यूमेटिक स्पेकुलम। अब देखिए इसका यूज क्या है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ईयर ड्रम को यहाँ पे असेस करने के लिए। ठीक है, ईयर ड्रम को यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और देखिए अपन किस में यूज में ले सकते हैं, ये जो आपको बल्ब दिख रहा है इस बल्ब के साथ में आप क्या कर सकते हो, मोबिलिटी द प्रेशर इनटू एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल ईयर के प्रेशर को आप मोबिलाइज कर सकते हो इस बाहर लगे कफ के द्वारा। ठीक है, और जब ये प्रेशर एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर मोबिलाइज होगा तो इनडायरेक्टली किसको मोबाइल कर सकता है। ठीक है, इसके ईयर ड्रम को भी ये क्या कर सकता है, मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये असेसमेंट किसमें काम आता है, फॉर द ईयर ड्रम असेसमेंट। ईयर ड्रम हम किसको बोलते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। अब देखो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है इससे कि ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स इन वाइब्रेशन फॉर्म। ठीक है, जो भी साउंड वेव हम सुनते हैं उसको वाइब्रेशन फॉर्म में ये ट्रांसमिशन करता है, किसको, मेलियोलस को। ठीक है, आपने तीन ईयरबोन सुनी होगी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, आपने ये तीन अपनी ईयरबोन होती है, इसको हम क्या मिनोमिक से अपन याद कर सकते हैं, MIS से। ठीक है, ये कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन किसको कहते हैं, स्टेप्स को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है, आउटर ईयर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, इंटरनल मिडल ईयर का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या अपन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक के पार्ट को अपन किसमें इंक्लूड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर में। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए एक एमसीक्यू और मैं बताना चाहूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है,
स्टेप्स को लेकर, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे स्टिफनेस आएगा या फिर फिक्सेशन, ठीक है, स्टिफनेस के अंदर फिक्सेशन हो जाएगा तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑटो स्क्लेरोसिस। ध्यान में रखना, ठीक है। ईयर बोन्स के अंदर यहाँ पे फिक्सेशन आ जाए, हार्डनिंग हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो स्क्लेरोसिस। स्पेशली कहाँ पे, स्टेप्स के अंदर। अब यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ये सर्जरी भी पूछी जा चुकी है। इस सर्जरी का नाम क्या है, स्टेपेडेक्टोमी, ठीक है। स्टेपेडेक्टोमी हम किस में करते हैं, ऑटो स्क्लेरोसिस के मैनेजमेंट के लिए। और देखिए ऑटो स्क्लेरोसिस से क्या एमसीक्यू बनेगा, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल साइन दिखता है। बाकी के साइन सिम्टम में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में पास में मेन एमसीक्यू बताऊंगा, ठीक है। ऑटो स्क्लेरोसिस से क्या आपको एक साइन देखने को मिलता है, साइन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्वार्ट्ज साइन, ठीक है। स्वार्ट्ज साइन किसमें देखने को मिलता है, तो ऑटो स्क्लेरोसिस में। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ईयर में पिंक रिफ्लेक्स, ठीक है। पिंक रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पे। जब अगर आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहेगी तो आपका जो ओवल विंडो का जो एरिया है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, पिंक, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, ऑटो स्क्लेरोसिस की। अब देखिए मैं आपको दो इमेज बता रहा हूँ, लाइक बाकी के ऑप्शंस भी अंदर भी तो इमेजेस होती होगी स्कोप्स की, तो वो भी हम सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी आपको जो इमेज दिख रही है, ये कौन सी इमेज है, दिस इज द राइनोस्कोप, ठीक है। राइनो को जैसा आपको पता है वो इसके जो सींग वगैरह होते हैं, तो उसके जैसा स्कोप आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइनोस्कोप। अब देखिए इसका यूज आप किस प्रकार से कर सकते हो, फॉर द असेसमेंट ऑफ एंटायर नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी का असेसमेंट के लिए अपन किसको यूज में लेते हैं, राइनोस्कोप। अब देखिए नीचे आपको एक और इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, दिस इज द ऑटोस्कोप, ठीक है। इमेज ध्यान में रखना, इमेज पूछी जाती है। ऑटोस्कोप के अंदर यहाँ पे क्या दिखता है आपको, एक ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो अपन ईयर के अंदर लगा के अपन चेक कर सकते हैं। ये भी विजुलाइज करता है किसको, एक्सटर्नल ईयर को एंड कैनाल को, जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल रहती है, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल ईयर की कैनाल से आपको क्या एमसीक्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेरुमन, ठीक है। सेरुमन क्या होता है, ठीक है। एक यहाँ पे अपने क्या रहता है, ईयर वैक्स। तो देखिए ईयर वैक्स को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उनका क्या नाम होता है, सेरुमिनोलाइटिक। अब ड्रग्स तो बाद की बात है, अगर इसका आपको क्लीनिंग करनी है तो आप क्लीनिंग किसके साथ में कर सकते हो, देखिए ये एमसीक्यू पूछा गया है। अगर आपको ईयर में इरिगेशन करना है तो किसके साथ में कर दोगे आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। दूसरा आपको क्या करनी है, अगर वो सेरुमन हार्ड है तो आपको सॉफ्टनिंग के लिए आपको क्या कर सकते हो, मिनरल ऑयल, ये आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये हो गया किसका, सेरुमन का ट्रीटमेंट। पूछा जाता है ईयर से छोटे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको जो इमेज देखी जाती है, ये सब इमेज रिपीट होती रहती है, तो आपको पता जरूरी होना चाहिए आपको करेक्ट आंसर पे। अगर देखो आपको मेन आंसर का नहीं भी पता है, बट आपको जैसे अरेड स्पेटुला का आपको पता है कि भाई हाँ जो इमेज मैंने दिखाई वो अरेड स्पेटुला की तो नहीं है, तो इस प्रकार से आप अपना करेक्ट आंसर भी पता लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अरेज स्पेटुला। ये क्या है, अरेज स्पेटुला, या फिर इसको अपन वुडन स्पेटुला भी अपन कह सकते हैं। अब देखिए इससे काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, पेप स्मीयर कलेक्शन किसके द्वारा होता है, तो अरेड स्पेटुला के द्वारा। अब देखिए इसमें भी दो तरीके का, एक देखिए यहाँ पे आपको नैरो एंड दिखने को मिल रहा है, एक ये आपको देखने को मिल रहा है ब्रॉड एंड। तो देखिए नैरो एंड किसके लिए होता है, सर्वाइकल फ्लूइड के लिए, एंड ब्रॉड एंड जो होता है वो होता है वेजाइनल साइड के लिए, ठीक है। आपको जहां से आपको पेप स्मीयर आपको कलेक्ट करना है वो आप अपने तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए चार इंस्ट्रूमेंट, उनके यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी डिपिक्टेड
इन द इमेज, इस इमेज के अंदर आपको क्या पैथोलॉजी आपको पता लग रही है? विटामिन डी की डिफिशियंसी यहाँ पे दिख रही है, या फिर एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, या फिर ये एल्बिनिज्म है, या फिर ये कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा है? क्या कहेंगे हम इसको, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए ये भी काफी अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक प्रकार का कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा है। ठीक है, अब देखिए ल्यूकोडर्मा में और इसके सिमिलर ये कंडीशन और होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विटिलिगो। फर्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा। सेकंड कौन सी होती है? विटिलिगो। तो विटिलिगो से आपके एमसीक्यू बनेगा, तो वो क्या बनेगा? व्हाट इज विटिलिगो? तो इसके अंदर सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? एक प्रकार की क्या है? पिगमेंट डिसऑर्डर। अब पिगमेंट भी यहाँ पे कौन सा अफेक्ट होता है? तो मेलेनोसाइट। ठीक है, मेलेनोसाइट सेल्स का यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब मेलेनोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो स्किन कैसी हो जाएगी? स्किन व्हाइटिश पैची स्किन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? विटिलिगो। अब इससे आपको नेक्स्ट एमसीक्यू मिलेगा, तो क्या मिलेगा? ये एक प्रकार की क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल सकता है, या फिर एटसेट्रा, लाइक जो बॉडी खुद से ही प्रॉब्लम कर रही है, तो वो क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून। तो नेक्स्ट एमसीक्यू एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसका किस प्रकार आप डायग्नोसिस कर सकते हो? तो डायग्नोसिस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वुड्स लैम्प। ठीक है, वुड्स लैम्प की मदद से आप क्या कर सकते हो? इसका डायग्नोसिस कर सकते हो, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? यूवी लैम्प। ऐसे नॉर्मल डायग्नोसिस पे इसका करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेडिकेशन क्या दे सकते हो? देखिए, तो मेडिकेशन के लिए आप क्या देख सकते हो? ग्लूकोकॉर्टिकोइड, स्टेरॉइड्स वगैरह, ताकि जो ऑटो इम्यून जो कंडीशन है वो सप्रेस हो। तो देखिए ये हो गया विटिलिगो। अब दूसरा क्या होता है? कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा। तो कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा ड्यू टू एनी इंजरी। इंजरी किस प्रकार की हो सकती है? बर्न हो सकता है पेशेंट को, कोई कट लग सकता है, तो इसकी वजह से, या फिर इस प्रकार की इंजरी कुछ भी, चाहे ट्रोमा हो जाए कुछ स्किन को लेके, तो उसमें क्या आता है? कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा। तो ये कंडीशन कौन सी अपनी करेक्ट होती है? यहाँ पे विटिलिगो तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे अपन किस प्रकार इसको करेंगे? तो और एल्बिनिज्म क्यों नहीं है मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट ल्यूकोडर्मा। और इसको अपन जो है वो विजुअल आई से भी अपन क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज से डायग्नोस करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ल्यूकोडर्मा हो सकता है। ठीक है, विटिलिगो के लिए आपको थोड़ा आगे एडवांस डायग्नोसिस आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ये दो कंडीशंस, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए यहां से भी एमसीक्यू बनता है, तो दिस इज एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म की कंडीशन आप देख लीजिए। इस प्रकार की अगर आपके एग्जाम में इमेज देखने को मिले, या फिर कोई व्हाइट पर्सन आपको, पूरा कंप्लीट व्हाइट पर्सन दिखा दे आपको, तो वो क्या होता है? एल्बिनिज्म की कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्या है ये? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में भी क्या होता है? पेशेंट का जो पिगमेंटेशन है वो कैसा देखने को मिलेगा? लैक ऑफ पिगमेंटेशन। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो क्या होता है? हाइपोमेलेनिस्टिक। सेकंड टाइप की मैं बात करूं तो एमेलेनिस्टिक।
ठीक है। एमेलानिस्टिक में तो बिल्कुल भी मेलानिन मेलानिन नहीं बन रहा है। एक प्रकार का पिगमेंटेशन हार्मोन कौन सा होता है? मेलानिन। तो एमेलानिस्टिक में तो कोई भी बिल्कुल मेलानिन नहीं बन रहा है, हाइपो में कम अमाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहां से और क्या एमसीक्यू बनेगा? इट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ सनबर्न या फिर स्किन कैंसर। अब जब सनबर्न होगा, अल्ट्रावोलेट रेज डायरेक्ट मेलानिन क्या करता है? उससे प्रिवेंट करता है। ठीक, अब डायरेक्ट अल्ट्रावोलेट रेज अगर पड़ेगी तो वो क्या करेगी? आपकी स्किन को हार्म पहुंचाएगी, कैंसरियस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसकी कहाँ से एमसीक्यू बनता है? साइन एंड सिम्टम से। अगर आपको इमेज बेस्ड एमसीक्यू नहीं देके आपको दे देते हैं डायरेक्ट एल्बिनिज्म के साइन एंड सिम्टम बताओ, या फिर साइन एंड सिम्टम देके आपको पूछ ले एल्बिनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? कंप्लीट और एब्सेंस स्किन पिगमेंटेशन, absence स्किन पिगमेंटेशन। सेकंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? लाइट येलो कलर की स्किन देखने को मिलेगी, और व्हाइटिश यहाँ पे कैसे देखने को मिलेंगे? हेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर लाइट येलो व्हाइटिश कलर के आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? हेयर देखने को मिलेगी। और इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे? विजुअल चेंजेज। ठीक है, विजुअल चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसके क्योर पे कि आप ट्रीट किसको कर सकते हो, तो ये एक प्रकार की क्योरेबल कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पे क्योर देखने को नहीं मिलेगा। अवॉइड करना है आपको, सनबर्न को अवॉइड करना है, रेगुलर डर्मेटोलॉजिकल चेकअप करवाने, एल्बिनिज्म हो जाता है तो। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है? एल्बिनिज्म। इमेज देख लीजिए और साथ में अपने एमसीक्यू के किस प्रकार के बन सकते हैं इससे, वो भी शॉर्ट एमसीक्यू बनेगा तो। नेक्स्ट ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए इस पर्सन में, दिस इज वी कॉल्ड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। अभी जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? देखिए यहाँ से अपन क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं, और यहाँ पे अपन कुछ इक्विपमेंट रख के उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विजुअल प्रोसेस हो रही है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, रेटाइनोस्कोप, या फिर स्लिट लैम्प। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? आ रखा है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इमेज बेस्ड में बनता है इससे एमसीक्यू। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा अपना कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, स्लिट लैम्प। तो ये एक प्रकार का क्या है? स्लिट लैम्प होता है। तो अब देखिए इसके यूज में से आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या है स्लिट लैम्प का, या फिर आपको यूज देके पूछ लेंगे ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, कौन से स्कोप के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा? इट हेल्प्स, यूज बता रहा हूं मैं आपको, इट हेल्प्स इन एग्जामाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल या फिर एंटीरियर सेगमेंट, या फिर फ्रंटल स्ट्रक्चर ऑफ आईज। ठीक है, आई की जो फ्रंटल स्ट्रक्चर एंटीरियर सेगमेंट का अपन किसके द्वारा असेस कर सकते हैं? स्लिट लैम्प के द्वारा। अब एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या स्ट्रक्चर आएगी अपने देखिए, आईलिड्स। ठीक है, फ्रंटल स्ट्रक्चर या फिर एंटीरियर सेगमेंट में भी आपको बताएंगे कोर्निया, स्क्लेरा, कंजक्टाइवा। ठीक है, इसके बाद में आइरिस एंड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट रहता है? एंटीरियर सेगमेंट में। विट्रस ह्यूमर पोस्टीरियर सेगमेंट में। तो इस प्रकार का अपन यूज किसके द्वारा कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं किसके द्वारा? स्लिट लैम्प के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं दिख रही है तो आप भी एक बार जरूर स्लिट लैम्प की इमेज एग्जाम में देख लें, कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, रेटाइनोस्कोप, इनको भी अपन अभी देखेंगे।
तो देखिए फर्स्ट इमेज आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी है? डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है, किसकी है ये? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा हम किसको कर सकते हैं एसेस? रेटाइना को। अब नीचे दिया गया इमेज है, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। और थर्ड वन जो इमेज आपको देखने को मिलेगी वो क्या है? रेटाइनोस्कोप। ठीक है, कुछ सिमिलर सी इमेजेस होती हैं, ठीक है, ऑटोस्कोप की, रेटाइनोस्कोप की, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए यहाँ पे एक स्कोप, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये क्या है? रेटाइनोस्कोप है। ये दोनों ही क्या काम करते हैं? एग्जामाइन द लाइट इनटू आईज, कि भाई आईज के अंदर किस प्रकार से लाइट इंसर्शन हो रहा है लाइट का। ठीक है, और इसको तो हम काम में लेते हैं किसके लिए? रेटाइना की सर्जरी के लिए स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। अच्छा, और एग्जाम में एक एमसीक्यू बनता है, देखिए इससे बनने लायक एमसीक्यू है कि एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन का पता किससे लगा सकते हैं? अपन रेटाइनोस्कोप से भी पता लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकमात्र इसी से पता लगेगा, बोल रहा हूँ इससे भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। नीचे दिए गए इमेज में आपकी किसकी इमेज दिखाई दे रही है? ठीक है, ये एक डोयंस डिटेक्टर है, या फिर डीवियर्स डिटेक्टर है, या फिर एंटीरियर वेजाइनल वॉल डिटेक्टर है, या फिर एचएसजी कैनुला है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डॉयंस डिटेक्टर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डॉयंस डिटेक्टर कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे आएगा? देखिए सबसे पहले तो आपको इसको देखिए, डॉयंस और डीवियर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डॉयंस आगे से क्या रहेगा? घुमावदार रहता है, और डीवियर्स का क्या पोजीशन रहती है? इस प्रकार की। ठीक है, तो आपको जब आप इमेज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा इनकी भी। ठीक है, तो ये कौन सा डिटेक्टर है? डॉयंस डिटेक्टर। ठीक है, एम्स आपको पता है हर बार थोड़ा एग्जाम के अंदर अपना लेवल थोड़ा चेंज करता रहता है। ठीक है, पैटर्न चेंज करता रहता है। इमेज बेस भी दिखा सकता है, दूसरा इमेज बेस इंस्ट्रूमेंट का यूज भी पूछ सकता है, तो आपको इसका यूज भी पता होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, तो देखिए डोएंस डिटेक्टर क्या करता है, कहाँ पे यूज करता है? हेल्प्स इन पेल्विक सर्जरी फॉर रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल का रिट्रैक्शन करता है मेनली। तो इसको अंदर अपन एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर भी ले सकते हैं, और पेल्विक सर्जरीज के अंदर भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, और हम किस में ले सकते हैं? हार्नियोप्लास्टी। ठीक है, इनमें भी काम में लिया जा सकता है। तो ये कौन सा हो गया? डोयंस रिट्रैक्टर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ी इमेज देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पीछे से इस प्रकार का रहेगा, और यहाँ से एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, और डीवियर में अभी थोड़ा आपको इसमें चेंजेस बताऊंगा। तो अभी अपन देखेंगे डीवियर। तो देखिए ये जो रिट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? डीवियर्स रिट्रैक्टर। ठीक है, रिट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? थोड़ा ओपनिंग में हेल्प करना। ठीक है, रिट्रैक्शन करके रखना। ठीक है, ये कौन सा हो गया? डीवियर रिट्रैक्टर। देखिए वो था अपना डोयंस, ये है डीवियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा यहाँ पे अपने को कर्व अब देखने को मिल रहा है, उसमें स्लाइटली कर्व है और डीप कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ साइजेज होती हैं। ओके, और वो अपना सिंगल साइज के अंदर देखने को मिलता है, इसकी अलग अलग साइज देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे आता है? तो ये भी, इसका यूज भी देख लीजिए।
ठीक है, अपना जो सैजिटल सेक्शन रहता है उससे क्या करता है, जहां यहाँ पे अगर अपनी सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ से ऑर्गन्स को साइड में प्रोट्रूड करने में हेल्प करेगा कौन, डीवियर्स रिट्रैक्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स को होल्ड करने में कौन जब आप सर्जरी कराओगे तो आपसे सर्जन पूछेंगे लाओ डीवीएस डिटेक्टर दो, तो आपको पता लगाना है कि हाँ कोई सॉफ्ट टिश्यू को आपको क्या करना है, होल्ड करना है लंबे टाइम तक, तो हम क्या किससे करेंगे, डीवीएस डिटेक्टर से। ठीक है, इस तभी इसी के लिए इसको स्मॉल से लार्ज और लास्ट में डीप वगैरह बड़ा साइज का बनाया गया है। नेक्स्ट आपको जो दिख रही है इमेज, दिस इज द एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये क्या है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, देखो वेजाइनल वॉल है तो मतलब वेजाइना के कोई काम के अंदर यूज आएगा इसका। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेजाइनल की वॉल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट करने में काम आएगा। दूसरा, आल्सो हेल्प्स इन असेस वेजाइनल वॉल इंटेक्ट और ओपन टू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, वेजाइनल वॉल इंटेक्ट है कि नहीं है, और अगर इंटेक्ट नहीं है तो अगर वो ओपन है तो क्या वो पेरिटोनियल कैविटी को कैविटी वहां पे ओपन होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार का आप किस में देख सकते हो, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर से आप पता लगा के आप ये डायग्नोस कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा एक यहाँ पे और ऑप्शन अपना बच गया, तो लास्ट अपना थर्ड फोर्थ ऑप्शन कौन था, HCG कैनुला। ये क्या होता है, HCG कैनुला है। ठीक है, अब इसका यूज किसमें देखने को मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरियो साल्पिंजो ग्राफी कैनुला। HCG नहीं, देखिए आपको एग्जामिनर पूरा नाम दे देगा इसका, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये HCG कैनुला ही है। अब इसका देखिए यूज, यूज कहाँ से कर सकते हैं, देखो यहाँ से इसका एक सिरिंज के जैसे भी काम में लिया जा सकता है। यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे डाई पुश कर सकते हैं यूट्रस के रीजन के अंदर। ठीक है, डाई पुश बाय द सिरिंज, अपन यहाँ पे डायरेक्ट सिरिंज को कनेक्ट करके अंदर तक जो है वो डाई को पुश कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, आयोडीन कंटेनिंग रेडियो पे कोई प्रोसीजर करना हो तो इसके मदद से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कैनुला है, HCG कैनुला। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, इस प्रकार की जो है वो ओपनिंग देखने को मिल रही है आगे की साइड में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दबा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या इमेज है, हेजल्स पंच फोर्सेप है ये, या फिर एडविन मूरे फोर्सेप, या फिर एज स्पेशल एज सेप्टल फोर्सेप, या फिर लक्स फोर्सेप। ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको आगे से, ठीक है, आगे से जब आप देखोगे तो इसके आगे जो इसका निडल वाला पार्ट रहता है वहां पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो इमेज है उसे हम कहेंगे लक्स फोर्सेप। ठीक है, कौन सी फोर्सेप है, लक्स फोर्सेप। देखिए आपको आर्टरी फोर्सेप, नॉर्मल मॉस्किटो फोर्सेप, ठीक है, इसके अलावा टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप, ये तो आपको पता हो ही गया, एडसन फोर्सेप। ठीक है, अब थोड़ा इसके एडवांस लेवल में अपने को जाना होगा। ठीक है, ताकि ये तो कॉमन क्वेश्चंस हो गए, ये तो आएंगे तो भी हर कोई कर देगा। ठीक है, अब बाकी फोर्सेप से किस प्रकार से एमसीक्यू आते हैं, तो देखिए ये कौन सी फोर्सेप है, इसे हम बोलेंगे लक्स फोर्सेप। इसका यूज कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है।
फॉर बायोप्सी ऑफ नोज एंड थ्रोट। ठीक है, आपने जब इसको देखा होगा तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हल्का सा मैगिल फोर्सेप जैसा इसको देखने को आपको मिला होगा, क्योंकि वो भी क्या करती है, इंट्यूबेशन में काम में आती है मैगिल फोर्सेप, तो उसके जैसी स्ट्रक्चर इसकी सिमिलर रहती है, बट इसको काम में किसमें लेते हैं, बायोप्सी में। ठीक है, बायोप्सी में काम में लेने वाली कौन सी फोर्सेप होती है, लक्स फोर्सेप। दूसरा इसको किसमें काम में लिया जा सकता है, तो सब म्यूकोसल रिसेक्शन में। ठीक है, जो बोन और कार्टिलेज के ऊपर जो म्यूकोसा वगैरह रहती है उसका अगर रिसेक्शन करना हो तो इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये कौन सी फोर्सेप हो गई, लक्स फोर्सेप। बाकी की फोर्सेप्स की भी इमेज देख लेते हैं। अब आपको ये जो फोर्सेप देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए होल देखने को मिल रहे हैं दो। ठीक है, आपकी इसकी इमेज एक बार आप खुद भी अपने मोबाइल में जरूर सर्च कर लेना एक बार, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की भी फोर्सेप होती है। इसको फुल जूम करके आप अपनी इमेज को देख लेना, ठीक है, अपने फोन में। तो देखिए ये जो इमेज अभी आपको दिखाई दे रही है इसका क्या नाम है, हैज पंच फोर्सेप। ठीक है, हैज पंच फोर्सेप हम किसको कहते हैं, इस टाइप की इमेज को। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखो होल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको देखो फोर्सेप्स की पहचान कहाँ से करनी होती है, इसके फ्रंट पार्ट से। यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, मेनली इसे हम कहेंगे क्या, इन फोर्सेप्स में जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेनली यहीं पे डिफरेंस है, बाकी सब में ऐसा हल्का कर्व देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए हैज पंच फोर्सेप में आपको क्या पता लगा सकते हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को रिमूव करने के लिए। किसका काम में आएगा, हैज पंच फोर्सेप में। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे रहते हैं, बोन एंड कार्टिलेज पे। नेक्स्ट जो फोर्सेप दिख रही है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इरविन मॉर्स फोर्सेप। ये कौन सी फोर्सेप है, इरविन मॉर फोर्सेप। इसका यूज कहाँ पे आता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू को रिमूव करने के लिए, बोन वगैरह पे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, और जो डीप बोन वगैरह होती है वहां पे इनको काम में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो लेंथ रहती है वो भी थोड़ी बड़ी रहती है। ठीक है, बोन तो लाइक अपन थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर का अपन इंसिजन करते हैं, तो कई बार आपने जो टीबिया बोन है एकदम बाहर ही पड़ी रहती है। ठीक है, तो वहां पे ये फोर्सेप्स काम में नहीं आएगी। बाकी जो डीप सर्जरी कर रहे होते हैं बोन वगैरह की, तो वहां पे ये काम में आती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेप्टल। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, एड्स सेप्टल फोर्सेप। देखो सेप्टा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपने, नेजल कैविटी में। ठीक है, तो नेजल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर इस सेप्टल फोर्सेप को हम काम में लेते हैं। तो ये होगी अपनी फोर्सेप्स। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कंडीशन शोन इन द फोटोग्राफ इज ड्यू टू। इस फोटो के अंदर आपको जो ये कंडीशन देखने को मिल रही है बच्चे की, ये क्या कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स पाल्सी, या फिर एल्प्स पाल्सी, या फिर लॉन्ग थोरेसिक नर्व पाल्सी, या फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। क्या कंडीशन आपको दिखाई गई यहाँ पे, क्या हो रहा, क्या हो गया इस बच्चे को। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है इस बच्चे को, ये कंडीशन कौन सी होती है, एब्स पाल्सी। ठीक है, एब्स पाल्सी के अंदर देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या हो रहा है, हैंड इस प्रकार का यहाँ पे घुमावदार हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसमैन टिप पोजिशन।
ठीक है। अब यहाँ पे एब्स पाल्सी के अंदर होता क्या है, ऐसी पोजीशन बनती क्यों है, ड्यू टू, एमसीक्यू है ये, ड्यू टू इंजरी टू द अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की इंजरी अगर हो रही है, अपर ट्रंक मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, तो अब यहाँ पे अपर ट्रंक में ये कौन सी कंडीशन, अगर कोई नर्व प्रॉब्लम होगी अपर ट्रंक के अंदर तो ये एब्स पाल्सी देखने को मिलेगी। अब नर्व प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व होती है, C5 C6, ठीक है, C5 C6 वो भी किसका, ब्रेकियल प्लेक्सस में, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी अपन कह सकते हैं इसके द्वारा हो सकती है क्या, एब्स पाल्सी। तो यहाँ पे जो है बच्चे की यहाँ पे किस प्रकार का जो हैंड है वो यहाँ पे पीछे की तरफ जो रिस्ट वगैरह मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, पोलिसमैन टिप पोजीशन। अब देखो पोलिसमैन टिप पोजीशन नहीं देखे, एब्स पाल्सी नहीं देखे, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, ये काफी अच्छा एमसीक्यू बनता है, इस नाम से पूछा भी गया है, तो पोर्टर्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी। पोर्टर्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होता है, एब्स पाल्सी होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर यहाँ पे इंजरी देखने को मिलती है, स्पेशली C5 और C6 में। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके फोर आर्म में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है फोर आर्म में। ये हो गया हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट, एब्स पाल्सी। नेक्स्ट क्या है, क्लम्प पाल्सी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, क्लम्प्स पाल्सी। अब क्लम्प्स पाल्सी के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार की इमेज आपको देखने को मिलेगी क्लम्प्स पाल्सी में। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर क्या होता है, इंजरी, और इंजरी की देखो पोजीशन से एमसीक्यू बनते हैं, तो इंजरी की पोजीशन कहाँ पे होती है, C8 से लेकर T1 तक। अगर यहाँ पे इंजरी होगी तो आपको कौन सी पाल्सी होगी, क्लम्प पाल्सी। अब ये हो किस प्रकार सकती है, ड्यू टू, एक रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ड्यू टू आपकी समझ में आ जाएगी भाई किस प्रकार से हो सकती है। तो ड्यू टू एब्डक्टेड आर्म ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर हम क्या कर देते, ठीक है, आर्म को क्या कर दे, एब्डक्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या है ये C8T1, इसका हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ ब्रेकियल नर्व, ठीक है। तो इस रूट के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी कोज हो सकती है। अब देखिए इसके हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो यहाँ पे देखो आपको एक हैंड की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लो हैंड, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम में क्या हो जाएगा, क्लो हैंड। तो क्लो हैंड किस में देखने को मिलेगा, क्लम्प्स पाल्सी के अंदर। अब देखो क्लो हैंड से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि क्लो हैंड में होता क्या है, या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, फ्लेक्शन हो रहा है किसमें, अपना जो ये कौन सा रीजन है, फ्लेंजिस का, अपनी उंगलियों का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। देखो वापस एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फ्लेक्शन होता आ रहा है, तो ये क्या कौन सा हो गया, फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियल एंड एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, या फिर एमसीपी जॉइंट का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, क्या कहते हैं इसको हम, क्लो हैंड, किसमें देखने को मिलता है, क्लम्प पाल्सी के अंदर। अब इसका आप ट्रीटमेंट किस प्रकार करोगे, तो फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी के साथ आदमी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको देखिए नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये इमेज के अंदर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरो बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो शोल्डर जो है वो उसका एक विंग के जैसे, यहाँ पे लाइक विंग का मतलब क्या होता है, पंख, ठीक है, विंग के जैसे स्ट्रक्चर ले लिए किसने, शोल्डर ने, ठीक है। अब इसको हमने क्या कहा,
विंगिंग ऑफ स्केपुला। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, विंगिंग ऑफ स्केपुला। यहां से भी एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये इमेज दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो स्केपुला का आउटवर्ड प्रोट्रूजन देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्केपुला। एबनॉर्मल स्केपुला प्रोट्रूजन फ्रॉम बैक ड्यू टू मसल वीकनेस। ठीक है, ड्यू टू मसल वीकनेस। अब कौन सी मसल का वीकनेस, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है। तो मसल्स यहाँ पे कौन सी होगी, सेरेटस एंटीरियर। एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, सेरेटस एंटीरियर मसल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, वीकनेस। अब वीकनेस क्यों आई, ये भी एमसीक्यू बना है। वीकनेस ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व से रिलेटेड। यहाँ पे क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलेगी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के अंदर क्या देखने को मिलेगी, इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम साइन एंड सिम्टम की, तो यहाँ पे क्या है, विंगिंग स्केपुला, मतलब एक साइड की, जो जिस साइड में ये प्रॉब्लम होती है वहां का आर्म जो है, स्केपुला जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, वीक स्पेकुला, स्पेकुलर रीजन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डिफिकल्ट लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को डिफिकल्ट होगा लिफ्ट करने में। और क्या होगा, और अब देखिए लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस है। अब वीकनेस के साथ में और क्या होगा, डिफिकल्ट इन राइजिंग आर्म अबोव हेड। ठीक है, हेड के ऊपर अपन अपनी आर्म को भी नहीं उठा सकते। ठीक है, जिस साइड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डायग्नोस आप किस प्रकार से कर सकते हो, एक्सरे से आप डायग्नोस कर सकते हो इसका। ठीक है, और बाकी इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या करोगे, मसल रिलैक्सेशन आप अगर प्रोवाइड, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन वाली प्रोवाइड कराना किस प्रकार कराओगे, मसाज करके। ठीक है, अगर यहाँ पे जो मसल्स है वो वीक हो चुकी है, वीक होने के बाद में वहाँ पे उसको मसाज वगैरह अपन करो करके प्रोवाइड कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको, सार्टस एंटीरियर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व पाल्सी। पाल्सी मतलब वीकनेस होना वहां पे। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, विंगिंग ऑफ स्पेकुला। ठीक है, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से आने वाला एमसीक्यू भी अपन ने पढ़ लिया, 3-4 एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, हमने हो गया। नेक्स्ट, इस एमसीक्यू में एक ऑप्शन और बच गया था, वो ऑप्शन कौन सा था, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, नया एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, क्योंकि जैसे ये एग्जाम में एमसीक्यू बना है, उसके ऑप्शन में ये नाम आपको देखने को मिला है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है एम्स के अकॉर्डिंग, एम्स वालों ने यहाँ नाम दिया है, मतलब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, इस स्ट्रक्चर में आप समझोगे कि ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट रिब। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉलर बोन, या इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटी बोन, या इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेविकल। अब इसके नीचे आपको क्या क्या देखने को मिला है, देखो यहाँ पे ग्रे कलर का आपको एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट। अब थोरेसिक आउटलेट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंड्रोम हो रहा है, मतलब क्या इस स्ट्रक्चर पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट रिब या फिर क्लेविकल बोन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को सीवियर पेन होता है। इस वजह से जो ये रीजन आपको दिखाया गया है, ये वाला रीजन और ये वाले रीजन में यहाँ पे क्या होता है, पेन। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ
न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, यहाँ पे क्या रहता है, न्यूरोमस्कुलर बंडल रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब। इनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, किसमें, न्यूरोमस्कुलर बंडल्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेन, नंबनेस, पैरास्थेसिया, ठीक है, ये कॉमन सिम्टम है। सिंड्रोम में क्या है कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट के अंदर, तो एक सिस्टम से ज़्यादा सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो ये तो हो गया अपना न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। इसके बाद में अपने क्या आएगा, वेनस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेलोविंग हो जाएगा ये एरिया, ठीक है। और जो आर्म है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेनस सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। साइनोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अफेक्टेड आर्म। इससे भी बहुत सारे सिम्टम आते हैं, बट अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, किसके द्वारा यहाँ पे होता है, ठीक है। इनका जो प्रेशर वगैरह लगेगा कहाँ पे, ये थोरेसिक आउटलेट जगह होती है, वहाँ पे इसका प्रेशर लगता है, किसका, क्लेविकल और फर्स्ट रिब का। तो यहाँ पे कंप्रेस किसका हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर बंडल्स का यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सर्जरी के लिए आप क्या कर देखो, डीकम्प्रेशन, ये जो कंप्रेशन लग रहा है वो हटा दो सर्जरी करके, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हमने काफ़ी एमसीक्यू सोल्व किए हैं, काफ़ी हमने इमेजेस बेस देखी है, ठीक है। अराउंड 15 to 20 हमने इमेज देख ली, और उन इमेज के अंदर जो इक्विपमेंट थे या फिर जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने एड्रेस किया है, ठीक है। इसी प्रकार से कल भी हम इमेजेस लेके आएंगे और इमेज के साथ में टॉपिक भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है, और मेन टॉपिक क्या है वही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई रैंडम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। और देखो आज तो काफ़ी शॉर्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो टॉपिक समझाने वाले होते हैं उनमें थोड़ा समझा देते हैं, जो समझाने लायक नहीं होते हैं इतने, तो उनमें केवल क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बिना कॉन्सेप्ट के आप डायरेक्ट एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाओगे, तो कॉन्सेप्ट अच्छा करना जरूरी है, ठीक है। तो साथ में हमारी क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज आरएनसीसी के ऐप पे, तो वो भी आप क्या कर लो, ऐप को जो स्टार्टिंग में आपको जो लोगो दिखता है आरएनसीसी का, वो ऐप हमारा ऑफिशियल है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर 120 टेस्ट पेपर रहते हैं। उसमें एक टेस्ट होता है मॉर्निंग में, एक टेस्ट होता है इवनिंग में, कैसा, लाइव। उसके बाद में +30 टेस्ट होते हैं एवरी सैटरडे और संडे को। ये हम कैसे रखते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट। तो प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है, तो जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे जरूर इसको कंसीडर करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड जुड़े रहिएगा आरएनसीसी के लिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच।